अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल्स देखेंगे। होता है ना समटाइम कि हम रात को सो रहे हैं और अचानक आँख खुल जाती है। बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा, उसकी वजह से पूरी बॉडी का रिएक्शन एक अजीब तरह का हो रहा होता है उस टाइम पे। या ऐसा होता है समटाइम्स कि हम कुछ दिन बड़े काम एंड कूल होते हैं और बाकी कुछ दिन ऐसे भी हमारे गुजरते हैं जब हम बड़े परेशान रहते हैं, बात बेबात ऐसी बिला वजह रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइक एंजाइटी हो रही होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमें क्यों इतनी एंजाइटी हो रही है। हर किसी पे गुस्सा आता है। तो ये जो एक एक दो एक आप ये कह लें पोल्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये हमारी पर्सनैलिटी तो नहीं होती इस तरह से कि लाइक अगर पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती तो फिर तो हम ऑल द टाइम वैसे ही रहते, ऑल द टाइम डिप्रेस ही रहते। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में हम कभी बड़े खुश होते हैं, कभी हम बड़े परेशान होते हैं, लाइक ज़्यादा हम सैड मूड में होते हैं। तो ये बेसिकली ना हमारी केमिस्ट्री होती है। हमारी बॉडी में बड़े छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनविजिबल केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमें ओवरऑल हमारी ये सारी इमोशनल स्टेट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम देते हैं। और जब डिफरेंट ग्लैंड्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन नाम अगर आप देखें ना, तो इसमें ये ना दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड होने का क्या मतलब है कि उनकी ना लाइक वो जब हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं। उनके आगे कोई नाली नहीं होती जिसके थ्रू वो कहीं किसी और जगह पे जाके हार्मोन्स को रिलीज़ करें। ठीक है, और ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। आप ये कह लें कि जितनी भी आपकी इमोशनल स्टेट्स हैं वो ये कंट्रोल करते हैं, आपकी ग्रोथ को ये कंट्रोल करते हैं। होता है ना, बच्चा छोटा है फिर बड़ा होना शुरू होता है, 2 साल की उम्र में उसका कद कुछ बढ़ जाता है, फिर मज़ीद। तो वो जो चीज़ है वो बेसिकली ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड में ही आते हैं। मेटाबॉलिज्म एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा कंट्रोल कर रहा होता है। इवन रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज़, मूड, बिहेवियर, स्ट्रेस, स्लीप, होम्योस्टेसिस, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड ही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसमें आप ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, आगे ऑब्वियसली इसकी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो वो अगर हम देखें उसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें हाइपोथैलेमस एक है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ना बेसिकली लिंक के तौर पे काम करता है। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे कनेक्ट करता है, ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है ना, तो वो इसे ब्रिज कर रहा होता है विद आर ग्लैंड्स। लाइक जो नर्वस सिस्टम से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आप ये समझ लें कि ये हमारा हाइपोथैलेमस रिसीव करता है, ब्रेन का थर्मोस्टेट के तौर पे ये काम कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड होता है। वो हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन सब को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। और फिर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फिर पूरी की पूरी बॉडी का जो ये कह लें कि सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं वही हम हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये किसी कंट्रोल कर रहा है, मास्टर को ये कंट्रोल कर रहा है। तो मास्टर को अगर इसने कंट्रोल कर लिया तो मतलब मास्टर के अंडर भी जितने मज़ीद ग्लैंड्स हैं वो सब भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा। अब हाइपोथैलेमस के काम अगर हम देख लें तो हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर को, थर्स्ट, स्लीप, टेम्परेचर, स्ट्रेस, लाइक ओवरऑल वो ना हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो वो जो होम्योस्टेसिस है हमारी बॉडी का, वो बेसिकली उसकी वजह से हम नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर पाते हैं। आप खुद देखें, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, राइट? आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, है ना? वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लग जाती है। अब ये प्यास लगने के जो सिग्नल्स हैं वो भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
जो मेन हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जहाँ से हमारा ये सिस्टम स्टार्ट होता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी में। हम इसे मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं। क्यों हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी दूसरे हार्मोन्स हैं उन सबको यही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसके आगे 2 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि बाकी हार्मोन्स को भी आगे जाके कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? वो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ये तो उसका जो अपने हार्मोन है ना, जो हम लाइक बच्चा है, बच्चे से बड़े होने तक का जो सफ़र है वो ऐसे ही तो तय नहीं हो जाएगा। कोई ना कोई हार्मोन होगा हमारी बॉडी में, कोई ना कोई निज़ाम ऐसा होगा जो बच्चे को ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि अच्छा अब आपके जो ये हड्डियाँ हैं, मसल्स हैं, इनकी ग्रोथ होगी, इस तरह से होगी। तो ये जो चीज़ है ये ग्रोथ हार्मोन के कंट्रोल में होती है। और ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा इसका साइज़ होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का। और इसमें ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी जो है और पिट्यूटरी पोस्टीरियर, ये ऐसे ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका पहला ग्लैंड हमने देखा ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब अगर मैं इसकी बात करूं, डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से हो जाते हैं सम टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन एक लिमिट से ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ग्रोथ का हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो क्या होगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जाइगेंटिज्म की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। हाथ पाँव ओवरऑल का ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होगा तो फिर क्या होगा? ओब्वियसली कद छोटा रह जाएगा या डवार्फिज्म की बीमारी होगी, ठीक है। ये बेसिकली इसके ज़्यादा या कम होने के नताइज होते हैं, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी की कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के आगे जो हार्मोन्स होते हैं वो उसमें जो पहला हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ में मदद देता है। और अगर वो कम ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से या डवार्फिज्म हो जाएगा या फिर जाइगेंटिज्म हो जाएगा। सेकंड हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है, एंटीरियर पिट्यूटरी का है, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो क्या काम करेगा? थायराइड को कंट्रोल करेगा। अब हमारी बॉडी में जो एक और ग्लैंड है उसका नाम थायराइड भी तो है ना, हमारे गले में मौजूद होता है। वो जो थायराइड ग्लैंड है अगर उसने फंक्शन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन रिलीज़ करेगा। वो हार्मोन आगे जाएगा, वो थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि मैं आया हूँ और मैं तुम्हें ये मैसेज दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे स्टिमुलेट होने का टाइम आ गया, ठीक है, तुम्हारे काम करने का टाइम आ गया। तब हमारा थायराइड ग्लैंड काम करेगा। अदरवाइज़ ऑन थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर सकता। थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए कौन से हार्मोन चाहिए? लाइक थायराइड ग्लैंड कैसे काम करेगा? जब इसके पास एक हार्मोन आएगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज़ किया हुआ होगा। और उस हार्मोन का नाम क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ज़ाहिर है ये थायराइड को जाके क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो हार्मोन रिलीज़ करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज़ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और ये उसे बताता है कि अभी टाइम है कि आपने कॉर्टिसोल को रिलीज़ करना है। आप को इस चीज़ का थोड़ा आइडिया अगर हो कि हमारी किडनी के ऊपर ना एक कैप होती है, किडनी ने एक कैप पहनी हुई होती है। वो जो कैप होती है किडनी की, उस कैप को हम एड्रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। वो जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसके आगे 2 हिस्से होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जो उसका बाहर वाला हिस्सा होता है एड्रीनल ग्लैंड का, उसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। और जो उसका अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम एड्रीनल मेडुला का नाम देते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी अपने ऑन पे, जैसे मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड अपने ऑन पे काम नहीं कर सकता। उसको काम करने के लिए ज़रूरी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कोई ग्लैंड हार्मोन आए और वो आके उसे बताए कि भी तुम जाग जो, तुम्हारे काम करने का वक्त हो गया है, राइट। ऐसे ही एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी
आता है, एड्रिनल रिलीज़ करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और वो आके एड्रिनल कॉर्टेक्स को जगाता है और वो आके उसे कहता है कि उठ जाओ, अब तुम्हारे भी काम करने का टाइम आ गया, ठीक है। और जब वो आके उसे बताएगा तब ही हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स अपना हार्मोन रिलीज़ करेगा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, ये 2 करते हैं वैसे, लेकिन पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है वो है कोर्टिसोल, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, सी से कॉर्टेक्स है और सी से ही कोर्टिसोल है, ठीक है। बाहर वाली जो आउटर लेयर होती है हमारे एड्रिनल ग्लैंड की, उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। इसके बाद अगला हार्मोन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल में, वो है ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ओबियसली रिप्रोडक्शन इज़ समथिंग जो कि हमारे स्पीशी के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी स्पीशी अगर ना होती तो कब की ख़त्म हो चुकी होती, राइट। तो जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, इन्हें हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं, ये भी कहाँ से रिलीज़ होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आप इमेजिन करें, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ना ये मैसेजेस नहीं रिलीज़ करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो हमारे जो ओवरीज़ हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगी, राइट। वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ ही नहीं कर पाएंगी, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी उस तरह से। तो उसकी वजह से फिर ओब्वियसली जो अगली नस्ल है वो फिर हमारी जो ओवरऑल स्पीशी, आप ये कहें कि वो एट स्टेक आ जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो गोनाडोट्रोपिक, इन दोनों के जो नाम है ना, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों अलग अलग हार्मोन होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अलग होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अलग होता है। और ये दोनों हार्मोन जो हैं वो कौन रिलीज़ कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ कर रहा है। इन दोनों को मिला के अगर मैं एक नाम आपके साथ शेयर करूँ आसानी के लिए, तो इन्हें हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स किसे कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों को मिला के अगर मैं एक नाम दूं तो वो क्या होगा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक हो गया। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, ये मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ये कह लें कि जो ब्रेस्ट ग्लैंड है बेसिकली, वो इसकी बदौलत उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोलैक्टिन की वजह से होती है। अगर प्रोलैक्टिन रिलीज़ नहीं करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी तो चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी और जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा, जो ये सारे हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। कौन कौन से, ग्रोथ, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन जो हैं ये किसने रिलीज़ किए हैं, 5, एंटीरियर पिट्यूटरी ने किए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक एंटीरियर होता है और दूसरा कौन सा होता है, पोस्टीरियर होता है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है वो बड़ा आसान है, ठीक है। बच्चों को इसीलिए बड़ा पसंद भी आता है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही हार्मोन हैं जो वो रिलीज़ कर रहा होता है। वो कौन से 2 हार्मोन होते हैं, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम होगा, ओब्वियसली ये हमारी बॉडी में पानी को कंजर्व करता है, ठीक है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा शायद, अगर आप लोगों ने 9th-10th में कभी या अपनी ये एकेडमिक टेन्योर में कभी एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ा हो, तो उसमें हमारी किडनीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। किडनीज़ क्या करती हैं, वो देखती हैं बॉडी में कितनी पानी की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत होगी उतना वो पानी वापस खून में अब्सॉर्ब कर लेती हैं। और अगर वो पानी खून में ज़रूरत नहीं है, खून ऑलरेडी अच्छा उसकी कंसंट्रेशन ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो उस पानी को हमारी किडनीज़ के थ्रू वो उसे रिलीज़ कर देती हैं हमारी बॉडी से। वो आगे यूरेटर, यूरिथ्रा, तो उससे होता हुआ वो बॉडी से निकल जाता है। अब किडनीज़ को कैसे पता चलता है कि हमने कितना पानी रखना है और कितना पानी हमने जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हमने उसको एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू निकालना है। ये जो काम है ये बेसिकली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड किडनीज़ को बताता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किडनीज़ को कैसे बताता है, ओब्वियसली वो मैसेंजर भेजेगा, और वो मैसेंजर कौन सा होता है, उसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है।
एंटी डायूरेटिक का क्या मतलब है कि ये जो यूरिन होता है ना, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, उसमें यूरिन एक्सक्रीट किया जा रहा होता है बॉडी से। तो जो यूरिन है उसको एंटी डायूरेटिक है, लाइक उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें पानी की मिकदार को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। यूरिन में पानी कम होगा तो मतलब वो पानी कहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहा है, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा अब्सॉर्ब हो रहा है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिन में पानी की मिकदार कम होगी, और वो पानी की जो मिकदार अगर यूरिन में कम हो रही है तो वो कहाँ जाएगी, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम पानी को जो कंज़र्व कर पाएंगे हमारी बॉडी पानी को, और ये जो है वो हमारी फिर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा एक और हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो बच्चे की जो पैदाइश का मरहला होता है ना, उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसमें वो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उससे वो बच्चे को आगे को धकेलती है। ठीक है, तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होंगी तो चाइल्ड बर्थ हो ही नहीं पाएगी। ये काम कौन फिर कंट्रोल कर रहा होता है, ये भी हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। और वो कैसे करता है, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। वो मैसेंजर जाता है, वो जाके हमारी बताता है हमारी बॉडी को कि यहाँ पे अभी मज़ीद आप हार्मोन रिलीज़ करो, और वो कौन से हार्मोन हो जो कि हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले कर सकें। ठीक है, इसके अलावा मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। अभी ऊपर हमने देखा प्रोलैक्टिन मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन वो मिल्क उसकी इजेक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि माँ बच्चे का बड़ा एक बॉन्डिंग बिहेवियर होता है ना, सिर्फ माँ बच्चे का ही नहीं, ओवरऑल वैसे भी अगर आप देखते हैं तो फ्रेंड्स के साथ हमारी बॉन्डिंग हो जाती है, वैसे हमारी सिबलिंग्स के साथ होती है। तो वो जो हमारी बॉन्डिंग होती है वो भी इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। अगर ये नहीं रिलीज़ होगा तो हमारी लोगों के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में पानी की मिकदार को कंजर्व करता है। बॉडी से जो किडनीज़ हैं उसमें जो यूरिन है उसमें पानी की मिकदार को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ऑन द कंट्रारी ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कंट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ज़रूरी होती हैं, मिल्क इजेक्शन में रोल प्ले करता है और बॉन्डिंग में। और इससे ऊपर जो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी को पढ़ा था उसमें हमारे पास 5 मेन हार्मोन्स थे। एक ग्रोथ हार्मोन था, एक थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, एक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है, जो कि कॉर्टेक्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, और एक ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, और एक प्रोलैक्टिन होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है। अब इन दोनों को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है इसमें पीनियल ग्लैंड की बात की हुई है इन्होंने। ये ऊपर वाले तो हमने पढ़ लिया ना, ग्रोथ हार्मोन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है। पीनियल ग्लैंड बेसिकली हमारे एक बड़ा छोटा सा एक इसका आप ये कह लें कोन की ना शक्ल का एक बहुत छोटा सा ये स्ट्रक्चर होता है, और जहाँ पे हमारी ब्रेन स्टेम होती है ना उस रीजन में ये पाया जाता है। ठीक है, और ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, मेलाटोनिन। और वो जो मेलाटोनिन है वो हमारी बायोलॉजिकल रिथम्स को रेगुलेट करता है। बायोलॉजिकल रिथम्स क्या हुए कि हमारी सोने की और जागने की एक बेड टाइमिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, लाइक आप अक्सर बच्चे जो 9 बजे सोते हैं वो 9 बजते ही उसे उन्हें नींद आना स्टार्ट हो जाती है, जिनकी टाइमिंग कोई 12 बजे की होती है उन्हें 12 बजते ही नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ये जो चीज़ है ये हमारा पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है, और ये कैसे कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन मैसेंजर को रिलीज़ करके। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर आप देखें स्लीप वेक साइकिल के अलावा ये हमारे रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। ठीक है,
अगर आप हमारे मुल्क से किसी और मुल्क में चले जाओ ना, तो लाइक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा जिनका टाइम पीरियड हमसे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, जैसे अगर आप यूरोप में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, तो उनका जब हमारे यहाँ दिन होता है वहाँ पे रात होती है। अब आपका जो स्लीप वेव साइकिल है वो यहाँ के मुताबिक है, उसने वो हमारे पीनियल ग्लैंड ने यहाँ के मुताबिक सेट किया हुआ है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो पीनियल ग्लैंड एक दफ़ा परेशान हो जाएगा, वहाँ पे दिन होगा, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो स्लीप वेव साइकिल है वो यहाँ के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंसोम्निया और डिप्रेशन, जेट लैग इसी को कहते हैं, जो किसी और जगह पे जाके आपका जो चेंज हो जाता है साइकिल, वो इसी को हम जेट लैग का नाम देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसके बाद अगला हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप का होता है, ये हमारी गर्दन की अगली साइड पे मौजूद होता है, लेरिंक्स के नीचे मौजूद होता है ये। इसमें 2 लोब्स होते हैं जो कि इस्थमस के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी तितली की तरह की शक्ल होती है। ठीक है, ये बेसिकली 3 हार्मोन्स होते हैं जो ये रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इनमें से एक होता है इनएक्टिव, ये जो थायरोजीन है ना, T4, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जब ये कब एक्टिव होता है? जब ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रायोडो थायरोजीन में जब ये कन्वर्ट होता है तब ये काम करना स्टार्ट करता है। और इसके अलावा एक तीसरा हार्मोन जो ये थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करते हैं उसका नाम होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, इसमें बेसिकली ये हमारी नेगेटिव फीडबैक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है इन केस, तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग अपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। समझ आ रही? जो अगेन मैं इसको आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है एक लिहाज से देखा जाए। हमारा जो एडम्स एप्पल कहलाता है गर्दन में नीचे, वो जो ऊपर नीचे मूव करता है फ्रंट वाली साइड पे, ये थायराइड ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई की शक्ल का होता है। ठीक है, और इसके जो प्राइमरी हार्मोन्स हैं वो 3 हैं। एक है T4 हार्मोन, जिसे हम थायरोजीन का नाम देते हैं, और वो जो थायरोजीन है वो लाइक आप ये समझें कि वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में मौजूद है उनमें से एक है T4। लेकिन ये इनएक्टिव होता है, ये काम नहीं कर सकता। ये कब एक्टिवेट होता है? जब इसे हम T3 में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये T3 में किस जगह पे कन्वर्ट होता है? ये हमारे लिवर्स में, किडनीज में जब ये T4 जाता है वहाँ पे वो इस T4 को पकड़ के T3 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जो T3 है जिसे हम ट्रायोडोथायरोजीन का नाम देते हैं, वो एक्टिव और एक पोटेंट फॉर्म होती है थायराइड ग्लैंड ही की, थायराइड हार्मोन की। ठीक है, वो उसका फिर आगे जो मेन फंक्शन होता है ना, वो T3 हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है। और इसमें अगर हम देखें कि जो कैल्सिटोनिन जो इसका तीसरा हार्मोन है वो क्या काम करता है, वो हमारी बॉडी में मौजूद होती है कैल्शियम। ठीक है, वो जो कैल्शियम है वो उसकी मिकदार को वो कंट्रोल करने में कैल्सिटोनिन अपना रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं C सेल्स, कैल्सिटोनिन वो C सेल्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब अगर मैं इनके ओवरऑल फंक्शंस आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि ये काम क्या करते हैं, ये तीनों हार्मोन मिलके काम क्या करते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक रेट से क्या मुराद है कि किस स्पीड से हमारी जो सेल्स हैं वो फूड में वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, और वो जो फूड है आप लाइक किस जो देखिए ना, हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होगा ना अल्टीमेट, उसका मकसद क्या है कि हमें उससे एनर्जी मिले। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जब वो टूटेगा, राइट, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज के आगे मज़ीद ब्रेक डाउन होगी, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगे। वो जो ये जो टूटने का प्रोसेस है इसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस का नाम देते हैं। और वो किस कदर तेज़ी से टूट रहा है इसे हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बेसिकली हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो हीट प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज़ होती है, और ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही की वजह से। देखो, अगर आप समटाइम ऐसा होता है ना कि हमारी जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है
सोने के बाद जब हम उठते हैं, खाना अगर हमने खा के सोए हों तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, या अदरवाइज़ भी जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं कोई हैवी, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है, कौन उसे बढ़ा रहा होता है, हमारी यही थायराइड हार्मोन ही उसे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑब्वियसली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें भी एनर्जी तो चाहिए होती है ना। एनर्जी के बगैर सेल डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो फूड चाहिए होती है। वो जो फूड है वो ज़ाहिर है उसका मेटाबॉलिक रेट तो थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, तो फिर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने कुछ इसकी डिटेल में आपके साथ फंक्शंस शेयर कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि अच्छा ये किस तरह से काम करता है। लाइक इवन जो हमारे दिल की धड़कन होती है ना, वो भी ये थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, वो अच्छा पहले इसके हम देख लेते हैं कि क्या इसकी वजह से बीमारियां क्या हो सकती हैं। हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो सकती है, एक हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी हो सकती है, और एक गॉइटर की। इनकी डिटेल मैं थोड़ा सा आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग कि थायराइड ग्लैंड में अगर इशू आता है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और गॉइटर, ठीक है। वो गला फूल जाता है जो, वो गॉइटर होता है। इसके अलावा जो दूसरा ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये तो अगली साइड पे मौजूद होता है ना, इसकी बैक साइड पे भी एक ग्लैंड मौजूद होता है। उस ग्लैंड को हम पैराथायरॉयड ग्लैंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या काम करता है। वो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो, अगर आप ओवरऑल उसकी शक्ल देखेंगे ना, तो वो चार छोटे छोटे ग्लैंड्स मिलके थायरॉयड ग्लैंड को बना रहे होते हैं। और वो बेसिकली ये जो हार्मोन्स हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ये उसे रिलीज़ कर रहा होता है। और वो जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं वो हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो कैल्सीटोनिन है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को कंट्रोल करता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस वो कैल्शियम की मिकदार को बॉडी में कम करता है। और वो बेसिकली वो जो कैल्शियम, आपको पता है ना कैल्शियम कहाँ होती है हमारी बॉडी में, हड्डियों में होती है। अगर हड्डियाँ कैल्शियम को बॉडी में रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगी तो क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। कैल्सीटोनिन का ये काम है कि वो हड्डियाँ कैल्शियम को रिलीज़ ना करें, लाइक बॉडी में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए और वो हड्डियों में उसके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए। ऑन द कंट्ररी, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये ब्लड में कैल्शियम की मिकदार को इंक्रीज़ करता है, विच मीन्स कि ये हमारी हड्डियों में इस टाइम पे कैल्शियम इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती है, बल्कि वो उसकी जो मिकदार है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसकी जब कैल्शियम की मिकदार हमारे बॉडी में कम होती है, उसके नतीजे में ज़रूरी तो नहीं ना, कैल्शियम का सिर्फ एक काम तो नहीं होता बॉडी में। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ हड्डियाँ ही मजबूत करेगी, कैल्शियम इसके अलावा भी अगर आपके ब्लड में भी अगर इसकी मिकदार कम हो जाती है ना, तो मसल क्रैम्प पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बड़ा एक इरिटेबल टाइप का मूड हो जाता होता है ना, ऐसे पाँव अकड़ जाते हैं सम टाइम, वो अजीब सा वो एक तरह से वो सेंसेशन एक्सपीरियंस करना पड़ती है। वो बेसिकली इसी वजह से होती है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम की मिकदार को, पैराथायरॉयड ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर फंक्शन ना करे तो इसके नतीजे में हाइपो पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। और हाइपो पैराथायरॉयडिज्म किस वजह से होता है, वो जब लो कैल्शियम लेवल हमारी ब्लड में मौजूद हो तो उसकी वजह से हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होता है। इसके नतीजे में होता है कि मसल स्पैम आप एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो ग्लैंड, वो है पेंक्रियास। पेंक्रियास को हम आयल्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे स्टमक की अगली साइड पे मौजूद होता है।
और इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन, ठीक है। जो एक्सोक्राइन इसका पार्ट होता है ना पेंक्रियाज का, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। हमारी डाइजेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं करेगा इनको रिलीज़, तो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ऑन द कंट्रेरी, इसका एक हिस्सा, पेंक्रियाज का एक हिस्सा एंडोक्राइन भी होता है। और एंडोक्राइन मैंने आपको क्या बताया था, जो ब्लड में डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज़ कर देता है। और वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओब्वियसली ग्लैंड है तो क्या रिलीज़ करेगा, एंजाइम तो नहीं करेगा ना, हार्मोन करेगा, जो हार्मोन्स हैं बेसिकली। अब उसके वो एंडोक्राइन ग्लैंड के भी उसमें दो तरह के सेल मौजूद होते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा सेल, एक होते हैं बीटा सेल। जो अल्फ़ा सेल होते हैं वो ग्लूकागोन को रिलीज़ करते हैं और उसके नतीजे में हमारे ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है अल्फ़ा सेल की वजह से, ठीक है। ऑन द कंट्रारी, जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, और जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड शुगर को लेवल को कम करता है। अब कैसे कम करता है ब्लड शुगर लेवल को इंसुलिन? ये जो हमारी बॉडी में मौजूद है शुगर होती है, उसे ये पकड़ के उसकी शक्ल उसकी चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये ब्लड से शुगर के लेवल को कम करता है, ये उसको पकड़ के सेल्स के अंदर रख देता है या फिर उसको एडिपोज टिश्यूज़ में रख देता है। तो इस तरह से ये उसे स्टोर कर लेता है शुगर को, इंसुलिन। ऑन द कंट्रारी, ग्लूकागोन जब रिलीज़ होता है, जो कि अल्फ़ा सेल रिलीज़ करें, वो जब रिलीज़ होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके जो सेल्स के अंदर भी, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर भी जो ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में मौजूद है, ये उसे भी पकड़ के खींच के बाहर ले आएगा कि अभी हमारे ब्लड में कम हो गई है शुगर, चलो निकलो अपना काम परफॉर्म करो, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स इस तरह से काम करते हैं। अगेन रिपीट कर देती हूँ, पेंक्रियाज एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन जो इसका पार्ट होता है पेंक्रियाज का, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, और जो एंडोक्राइन होता है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। हार्मोन्स जो रिलीज़ करने वाला जो एंडोक्राइन पार्ट है, वो उसके में दो तरह के सेल होते हैं, एक अल्फ़ा सेल, एक बीटा सेल। जो अल्फ़ा सेल है वो ग्लूकागोन को रिलीज़ करता है, और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम ये देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम भी होती है, ज़ाहिर है हर ग्लैंड में कोई ना कोई इशू आ सकता है, और उस इशू की वजह से कोई ना कोई डिसऑर्डर फेस करना पड़ता है, कोई ना कोई डिजीज़ होती है। तो जब पेंक्रियाज में प्रॉब्लम आता है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ मिलाइटिस की बीमारी होती है। डायबिटीज़ मिलाइटिस में दो तरह की आगे डायबिटीज़ होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी सीरियस इंसुलिन प्रोड्यूस करती ही नहीं है, समझ आ रही है। लाइक ये ना ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है टाइप 1। ऑटो इम्यून से क्या मुराद है कि ये आपकी बॉडी अपने ही सेल्स के ऊपर हमला करके, और वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले टाइप बीटा सेल्स हैं उन्हें वो ख़त्म कर देगी। अब जब सेल ही नहीं है तो वो इंसुलिन रिलीज़ कैसे करेंगे, ऐसी बात है ना। तो इट्स मीन के सेल बॉडी में नहीं है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी, सिरे से ना बांस है ना बांसुरी बज रही है, ठीक है, ये समझ लें आप। ऑन द कंट्रारी, टाइप 2 डिजीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से क्या मुराद है कि जो प्रोड्यूस होती है इंसुलिन, एक तो कम मिकदार में होती है, और दूसरा जो होती है ना उसको भी लेके आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, और वो अपना काम उस तरीके से प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसके आगे सिम्टम्स भी इन्होंने शेयर किए हुए हैं, थर्स्ट, हंगर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस वगैरह, ये इसकी सिम्टम्स हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि आपको आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन दी जाती है, आपकी डाइट और एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। अगला ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनीज़ के ऊपर मौजूद होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके दो हिस्से होते हैं। ऐसे किडनीज़ ने ना कैप पहनी हुई होती है, ये वो एड्रीनल ग्लैंड किडनीज़ की कैप है, ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो आगे हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। अब वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कॉर्टेक्स यानी आउटर पार्ट कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है? एक तो वो रिलीज़ करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, ठीक है, जिन्हें हम एल्डोस्टेरॉन का नाम भी देते हैं। एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में पानी के नमकियात के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। कौन है? अगेन मैं नाम बोल रही हूँ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन भी इन्हें कहते हैं। बॉडी में साल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ऑन द कंट्रेरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं
वो उन्हें हम दूसरे अल्फाज में कॉर्टिसोल का नाम देते हैं। वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं और वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के ज़ाहिर है, देखें जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है। या तो उसे वो उस टाइम पे आपको अंदाज़ा होगा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपने कोई ना कोई काम करना होता है उस टाइम पे, राइट। वो उस वजह से जब काम करना है तो आपको ऑब्वियसली ग्लूकोज़ की मकदार ज़्यादा चाहिए, और वो ग्लूकोज़ की मकदार ज़्यादा कैसे होगी, जब बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा और वो उस चीज़ को मैनेज करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला हार्मोन जो तीसरा है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है वो है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स सेक्स हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। इसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा होता है एड्रिनल मेडुला का, उसे हम नाम देते हैं एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम एड्रिनल मेडुला का नाम देते हैं। और जो एड्रिनल मेडुला है वो रिलीज़ करते हैं दो तरह के हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनालिन भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपने फ़र्क मेंटेन करना है, ऊपर था एल्डोस्टेरोन, यहाँ पे है एड्रिनालिन, ठीक है, तो ये इन्हें मिक्स ना कीजिएगा। एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनालिन भी कहते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रिनालिन का नाम देते हैं, जो कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है बॉडी में। एड्रिनल डिसऑर्डर्स की बात कर लें अगर हम, वैसे तो ये डिसऑर्डर्स मैंने एंड पे जाके डिस्कस करने थे, लेकिन एनीवेज कशन सिंड्रोम, इसकी वजह से जब एक्सेस कॉर्टिसोल होता है तो कशिंग सिंड्रोम आप एक्सपीरियंस करते हैं लोग। एड्रिनल इनसफिशेंसी जब होती है तो लो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। इसकी सिम्टम्स में फटीग, वीकनेस, मूड चेंजेस वगैरह एक्सपीरियंस करना पड़ते हैं। गोनैड्स, हमारी बॉडी में ये ग्लैंड्स जो हैं गोनैड्स के, ये दो तरह के होते हैं। एक टेस्टिस मर्दों में मौजूद होता है और ओवरीज फीमेल्स में मौजूद होती हैं। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये उनकी ढांचे की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लाइक उनकी जो स्केलेटल ग्रोथ होती है ना, वो भी इसी की वजह से होती है, टेस्टिस के हार्मोन की वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है, ठीक है। मसल की ग्रोथ, आपको अंदाज़ा है ना, मर्दों की मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है फीमेल्स की निस्बत, उनकी आवाज़ भी भारी होती है, तो वो भी इसी की वजह से होती है, ठीक है। ब्लड, बॉडी पे उनके ज़्यादा बाल होते हैं, वो भी इसी की वजह से होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करते हैं। ये इसके अलावा जो फीमेल्स में मौजूद होता है, अच्छा इसका इन्फ्लुएंस भी होता है जब ये ज़्यादा रिलीज़ होता है, चाहे आपको पता है ख़वातीन में भी होता है, ऑल्दो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये ख़वातीन में भी होता है। इसकी वजह से अग्रेशन लोग शो करते हैं और सेक्सुअल ड्राइव भी ज़्यादा इसी की वजह से होती है। गोनैड्स, फीमेल में जो ओवरीज वाले जो लाइक फीमेल्स में गोनैड्स होते हैं उन्हें हम ओवरीज का नाम देते हैं। वो रिलीज़ करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी मैचुरेशन में भी काफ़ी बड़ा रोल ये प्ले कर रहे होते हैं और यूरेटर को प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि अक्सर पढ़े नहीं जाते हैं, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में ये भी मेंशन करते हैं तो आपको ओब्वियसली एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, बिकॉज़ मोस्टली लोगों को इनका पता ही नहीं होता। एक है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन को हमारी बॉडी में रिलीज़ करता है और वो थाइमोसिन हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। इसके अलावा हमारे स्टमक में भी हमारा स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करती है। हाउ सो? बिकॉज़ वो डायरेक्टली जहाँ पे ज़रूरत है उन हार्मोन्स की, वो डायरेक्टली उन्हें वहाँ पे रिलीज़ कर रही होती है। कौन सा हार्मोन वो रिलीज़ करती है? गैस्ट्रोन, जो कि डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रही होती है। वो बेसिकली हमारी बॉडी में सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन को रिलीज़ करती है, जो कि हमारे एसिड को, बॉडी के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, और उसके अलावा जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उन्हें वो स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी आपको पता होना चाहिए
कि ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करती है। इसके अलावा इवन हमारे हार्ट में भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो एट्रियल नेट्री यूरिटिक हार्मोन, ठीक है, एट्रियल नेट्री यूरिटिक हार्मोन को वो रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज़ करता है डायरेक्ट, वो उसकी भी एक्सक्रीशन होती है उन हार्मोन्स की भी, इसीलिए इसे ये भी समटाइम हम कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा होता है। और वो कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जो कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, उनको वो रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है। ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को प्लेसेंटा रिलीज़ कर रहा होता है। सो ये थे कुछ हार्मोन्स। अब हम थोड़ा सा ऊपर हमने वैसे डिस्कस तो किया सारे डिसऑर्डर्स के बारे में, अब मैं सबको एक दफ़ा ओवरऑल डिस्कस कर लेती हूँ। एक हमने डिस्कस किया था कि क्रूटिनिज़म के बारे में, थायराइड ग्लैंड के से मोस्टली हमारे डिसऑर्डर स्टार्ट ही थायराइड ग्लैंड से होते हैं, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जब थायराइड हार्मोन कम होगा चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो उसकी वजह से क्रिटिनिज़म की बीमारी होती है। क्रिटिनिज़म में डवार्फिज़म लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब नहीं प्रॉपर काम कर रहा होता ये थायराइड ग्लैंड, तो ऑब्वियसली यही हमारे ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा होता है, बिकॉज़ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो इसके नतीजे में डवार्फिज़म हो जाएगी, राइट। तो वो डवार्फिज़म जो है वो किस वजह से, जब बर्थ चाइल्डहुड में जब थायराइड हार्मोन सही से काम ना करे तो उसकी वजह से क्रूटिनिज़म की बीमारी होती है, जिसमें डवार्फिज़म भी होता है और उसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मेंटल रिटार्डेशन से क्या मुराद है कि वो जहनी तौर पे थोड़े वो उतने तेज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल डलनेस लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो अपना इमोशनल एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का एक और डिसऑर्डर होता है जिसे हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। हाइपर थायराइडिज्म में क्या होगा कि ये रेस्टलेसनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे, एंजाइटी, वेट लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी। देखो ओब्वियसली जो आपने खाया अगर वो सारी की एनर्जी बन जाती है तो क्या आप वेट गेन करेंगे या लूज़ करेंगे? ओब्वियसली वेट गेन कब होगा, जब ग्लूकोज जो खाई वो स्टोर होगी। वो जो चीज़ खाई जो ग्लूकोज बनी वो तो स्टोर ही नहीं हुई, उससे फ़ौरन से उसका मेटाबॉलिज्म हो गया और उसको तोड़ के उससे एनर्जी बना लेगी। तो बॉडी तो आप मोटे तो नहीं हो पाओगे ना, फिर तो आप अपना वेट लूज़ ही करोगे। इसके अलावा एंजाइटी में भी आपको पता है दिल की धड़कन तेज़ होती है, एक तरह से रश की फीलिंग होती है, वो भी उसमें भी आपकी एनर्जी चाहिए होती है ज़ाहिर बहुत ज़्यादा। रैपिड हार्ट बीट की भी मैंने आपको बताया कि उस दौरान भी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही होती है। और इसके अलावा भी काफ़ी इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है, नर्वस रहते हैं ऑल द टाइम। तो ये हाइपर थायराइडिज़म की एग्जांपल है, जब बहुत ज़्यादा आपका थायराइड ग्लैंड ओवर फंक्शनिंग हो जाता है, लाइक ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी वजह से ये वाली आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा ग्रेव डिजीज़ एक होती है जो कि ऑटो इम्यून हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है। ऑटो इम्यून से क्या मुराद होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने ही सेल्स पे हमला कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म की बात अगर हम कर लें तो हाइपोथायराइडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा। हाइपर और हाइपो में फ़र्क ज़हन में रखें। पर में ज़्यादा वो फंक्शनिंग परफॉर्म करता है और हाइपो में क्या होता है, कम परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा या लूज़ होगा। जो जितनी भी चीज़ खाई है वो तो टूट ही नहीं रही है ना, ग्लूकोज तो टूट ही नहीं रही है, तो वो ग्लूकोज क्या होगी, बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वेट गेन करेंगे। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थके हारे फील करेंगे, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही तो थके हारे तो फील करेंगे ना। इसके अलावा बच्चों में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हाइपोथायराइडिज्म में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा इसमें कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है,
लाइक एक्रोमेगाली, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से ये एक्रोमेगाली होती है और ये एडल्ट्स में होती है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिडीमिया भी ये थायराइड ग्लैंड की बीमारी है। ये आपने ना ये थायराइड ग्लैंड की बीमारियां बड़ी डिटेल में कर लेनी है, क्योंकि ये पूरे मेरे ख्याल में जितना भी ये एंडोक्राइन सिस्टम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी की वजह से होती हैं, ठीक है। मैक्सिडीमिया में भी आप बड़ी आपकी ऐसे रफ से बाल हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो थोड़ा सूजिश हो जाती है उसके ऊपर, और बड़े डल डल से आप फीलिंग्स आपकी होती हैं। इसके अलावा एक और बीमारी जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है हाशीमोटो थायराइडाइटिस, ठीक है। वो उसमें वो भी एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड जो है उस पे आपके अपनी बॉडी के सेल हमला कर देते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एड्रीनल इनसफिशेंसी एक और बीमारी है जो कि जिसकी वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो वीकनेस, फटीग वगैरह, ठीक है। एड्रीनल इनसफिशेंसी ज़्यादा एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड ये बीमारी है, और इसमें जो एड्रीनल ग्लैंड की बीमारियां अगर मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की हूँ कि एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या है, ये आपके ना फाइट और फ्लाइट में आपकी हेल्प करता है। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई तो आपकी बॉडी फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाती है, वो इस एड्रीनल ग्लैंड की वजह से होती है। तो अगर ये एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं करेगा, एड्रीनल इनसफिशेंसी होगी, तो आप वीक फील करोगे ना, क्योंकि आपके वो जो हार्मोन ही नहीं रिलीज़ हो रहे हैं जो आपके दिल की धड़कन को तेज़ करें या फिर आपके ओवरऑल आपको एक्टिव करें, तो आप फटीग फील करोगे, वीक फील करोगे, ठीक है। समटाइम चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। पानी की कमी इसकी वजह से हो जाती है जब एड्रीनल इनसफिशेंसी आप में होती है। तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट करवाना होता है, ठीक है। इसके अलावा इसी एड्रीनल ग्लैंड का ही एक और इसकी बीमारी होती है, उसे हम नाम देते हैं कशिंग सिंड्रोम का, ठीक है। तो कशिंग सिंड्रोम जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से कशिंग सिंड्रोम होता है। ये ओबेसिटी को कॉज करता है, मसल वीकनेसेस, एक्नी हो जाती है कशिंग सिंड्रोम की वजह से, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा चेंजेस फील करते हो, ये कशिंग सिंड्रोम की सिम्टम्स में आती है चीज़, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सर्जरी के थ्रू, रेडिएशन, ड्रग्स वगैरह के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने और इसमें बात की थी उसकी डायबिटीज़ की बात की थी, राइट। तो वो जो डायबिटीज़ है वो टाइप 1 में इंसुलिन मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूस होती ही नहीं है, और टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डायबिटीज़ वाली हमारी बीमारी है ये पेंक्रियाज की माल फंक्शन की वजह से होती है। और अगर हम देखें टाइप 1 में बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा यूरिनेट करते हैं ये लोग, वेट लॉस बहुत ज़्यादा इनमें होता है, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस वेट लॉस की इनकी होती हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, किडनी डैमेज हो जाती है इनकी, नज़र आना समटाइम बंद हो जाता है इन्हें, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो टाइप 1 में होती हैं। और इसका जो सलूशन है वो यही है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते रहो। और ऑन द कंट्रारी जो टाइप 2 डिसऑर्डर है, टाइप 2 इंसुलिन जो इसकी है डायबिटीज़, उसमें आप डाइट वगैरह के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू उसे क्योर कर सकती हो आसानी के साथ। तो ये थे हमारे कुछ ग्लैंड्स और उनके असरात जो हमारी लाइफ पे होते हैं। तो ये आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये चीज़। अगर कोई क्वेश्चन होता है आपका इसमें से तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह